देखिए, अब बात करेंगे नॉर्टन्स थ्योरम की। जितने भी थ्योरम का मकसद ये था कि आपने किसी भी सर्किट में करंट और वोल्टेज का रिलेशन निकालने के लिए इसकी किसी हेल्प नहीं, किरचॉफ लॉ 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 किरचॉफ का ही लगाया। सबने कहा नहीं भाई किरचॉफ के नियम से लगाओगे तो ये कमी आएगी, ये लो हम मेथड देते हैं, आओ कठिन कर दिया। मतलब किरचॉफ सेकेंड लॉ जो था वोल्टेज लॉ इसको कहते हैं। तो नॉर्टन साहब ने भी बताया। इसके पहले कौन सी थ्योरम बताई गई थी? थेवेनिन बताई गई थी। थेवेनिन में हमने क्या कहा था? थेवेनिन साहब ने, हमने नहीं कहा, तो थेवेनिन ने कहा था। थेवेनिन में उन्होंने कहा था कि ऐसा करिएगा, किसी भी सर्किट में जितने भी सोर्सेज होंगे उनको एक सिंगल सोर्स में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, जिसको थेवेनिन सोर्स कहा गया, थेवेनिन वोल्टेज कहा गया। और जितने भी रेजिस्टेंसेस थे उन सबको सिंगल रेजिस्टेंस में ब्रेक कर दिया गया, जिसको थेवेनिन रेजिस्टेंस कहा गया। और उसमें सोर्स और रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया गया, और सीरीज में लगा करके लोड रेजिस्टेंस में करंट निकाली गई। देख लिया आपने। नॉर्टन साहब ने कहा ऐसा करते हैं, जब थेवेनिन ने कह दिया नॉर्टन तो नॉर्टन से है, थोड़ा तो चेंज करेंगे। उन्होंने कहा नहीं भाई, ऐसा करते हैं कि जितने भी सोर्सेज हैं उन सबको सिंगल सोर्स में हम चेंज करेंगे, उसे कहेंगे नॉर्टन्स सोर्स। थेवेनिन में यही किया था। जितने रेजिस्टेंसेस हैं उन सभी रेजिस्टेंसेस को सिंगल रेजिस्टेंस में ब्रेक करेंगे, उन्हें कहेंगे नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। लेकिन इन दोनों को जब हम लोड रेजिस्टेंस में करंट निकालने के लिए यूज़ करेंगे तो हम इनको पैरेलल में जोड़ देंगे। ले तो पैरेलल के लिए हम लगा देंगे, करंट तो मिलने वाली है ना। लेकिन चूँकि नॉर्टन ने कहा था तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। जैसे हम थर्मामीटर पढ़ते हैं तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों ने कहा एक ही बात है। उन्होंने कहा नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट को हम 32 मानेंगे, हाँ तुम 0 मान रहे हो, हम तो 32 मानेंगे। तुम बॉइलिंग पॉइंट को 100 मानते हो, हम 212 मानेंगे। तुम उसके 100 टुकड़े कर रहे हो, हम 180 टुकड़े करेंगे। बात वही है, काहे के लिए 180 किया, लेकिन साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया था तो हम लोग वो पढ़ना पड़ा। तो लिखिए नॉर्टन्स, पहले समझ लीजिए कि लफड़ा क्या है। ये रफ डायग्राम मैं बना रहा हूँ, मतलब है फेयर डायग्राम। ये एक सोर्स है, एक से अधिक भी सोर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस देखिए, अगर डीसी सोर्स लगाते हो तो रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि डीसी सोर्स में चाहे कैपेसिटर लगाओ, कैपेसिटर होगा तो करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा। पहली बात, वो क्या करेगा, बैटरी लगाओगे वो अपने आप को चार्ज कर लेगा, ठीक है। एसी सोर्स में वो करंट को फ्लो होने देता। कैसे फ्लो होने देता उसका तरीका अलग है, वो अलग की बात है। जो इंडक्टर होता है और डीसी सोर्स में वो सिंपल रजिस्टर तरह काम करता है, क्योंकि इंडक्टर ज़्यादा बदतमीजी नहीं करता है। इंडक्टर कहता है डीसी करंट फ्लो कराओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इंडक्टर नहीं है, हम एक तरीके से एक वायर हैं, रजिस्टर है। अगर आप चेंज करोगे करंट को तो हम बदतमीजी करेंगे, फिर तो वो एसी पे काम करता है। तो हम रजिस्टर फिलहाल यूज़ कर रहे हैं। और एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस है जिसमें कि करंट हमको निकालनी है। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है, ये रेजिस्टेंस RL है। और हमको इस RL में जो करंट IL है वही हमको निकालनी। तो एक तो किरचॉफ्स लॉ से हम निकाल सकते थे भाई, करंट I यहाँ से फ्लो कराते, यहाँ दो भागों में ब्रेक करते और एक कॉम्प्लिकेशन उसमें हो सकता है। तो नॉर्टन साहब ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करिए, आप ऐसा करिए जितने भी सोर्सेज हैं, बाई चांस आपने एक दिखाया, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये पहले से जो सोर्स है उसका EMF E है, ये काम क्या कर रहा है, करंट फ्लो करा रहा है ना। उन्होंने कहा नहीं, इसको आप सिंगल उसमें ब्रेक कर दीजिए। ये एक सिंगल करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स है जिसको उन्होंने कहा कि नॉर्टन्स करंट सोर्स है। इसको IN लिखा उन्होंने, IN लिखा। और जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं ये R1, R2, R3, इसको सिंगल रेजिस्टेंस में ब्रेक कर दीजिए, जिसको कहा गया नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। और उन्हें इसके साथ काहे में लगा दीजिए, पैरेलल में लगा दीजिएगा। इसको कहा गया नॉर्टन्स रेजिस्टेंस RN, ठीक है। और ये जो लोड में, यहाँ लोड लगा हुआ है, ये दो पॉइंट हैं A और B, उसके बीच में लोड लगा हुआ है, ठीक है। ये लोड में ये करंट जो फ्लो कराएंगे उस करंट को हम निकाल लेंगे IL, ये लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। कैसे निकालेंगे तो बात की बात है, सिंगल करंट सोर्स में कैसे ब्रेक करेंगे वो बात की बात है, ठीक है। लॉजिक समझ में आया? तो थोड़ी कहानी लिखिए। और IL की जो वैल्यू निकलेगी, उन्होंने एक फार्मूला दिया, IL इज इक्वल टू IN इंटू RN। IN मतलब नॉर्टन्स करंट, इंटू RN मतलब
नॉर्टन रेजिस्टेंस अपॉन आर एन प्लस आर एल, ये उन्होंने फार्मूला दिया। अब कैसे करंट सोर्स में ब्रेक करेंगे, लिखते जाया करिए, कैसे करंट सोर्स में ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे, वो बात की बात है, ठीक है, नोट करिए इसको। डायग्राम बनेगा ये रफली, बाद में बनेगा भी और बनता रहेगा, तो कहानी लिखिए जरा। अ लीनियर नेटवर्क consisting of a linear network consisting of a number of voltage sources and resistances can be replaced by an equivalent network having a single current source ब्रैकेट में लीजिएगा आई एन और इसको लिख दो नॉर्टन्स करंट सोर्स, नॉर्टन्स करंट एंड अ सिंगल रेजिस्टेंस ब्रैकेट लीजिएगा आर एन और इसका नाम दो नॉर्टन्स रेजिस्टेंस, current source IN and Norton's resistance RN, current source IN and Norton resistance RN are in parallel. जो थेवेनिन साहब ने यही काम किया था, उन्होंने भी बहुत सारे सोर्सेज को सिंगल सोर्स में ब्रेक किया था, उन्होंने भी बहुत सारे रेजिस्टेंसेस को सिंगल रेजिस्टेंस में ब्रेक किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया था, थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस दोनों को सीरीज में जोड़ा था, अगर याद हो तो, और नॉर्टन साहब ने क्या कहा, पैरेलल में जोड़ दिया। ठीक है, अब हम पहले तो निकालने जा रहे हैं सोर्स पर लोड कितना है। देखिए ज़रा समझिए, हम निकालने क्या जा रहे हैं, इन भाई साहब के ऊपर एक रेजिस्टेंस, पूरे जितने रेजिस्टेंस हैं सबको इनको करंट सप्लाई करनी है। भाई जब करंट यहाँ से जाएगी तो ये भाई साहब विरोध करेंगे ना, तो इन्हें एनर्जी देनी पड़ेगी ना इसको करने के लिए। आगे करंट जाएगी तो ये भाई साहब विरोध करेंगे, तो इन्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो टोटल इस पर कितना लोड पड़ रहा है उसको निकालना है। तो इसका लिखिए स्टेप 1, कई स्टेप में इसको सॉल्व करना है, अलग अलग स्टेप में इसकी वैल्यू निकालनी। स्टेप 1 में हेडिंग डालिए फाइंड लोड ऑन सोर्स, फाइंड लोड ऑन सोर्स, फाइंड पहला स्टेप, स्टेप 1 फाइंड लोड ऑन सोर्स। एक्चुअली में हमको कुछ नहीं निकालना है, हमको टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ब्रैकेट लीजिएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसके लिए, इसका तरीका क्या होता है। देखिए ये हमारे पास सेल थी, डायग्राम बना चुके होंगे, ना बना हो तो साथ साथ बना लीजिएगा। ये एक रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, अब इसके पहले आपने बनाया है, ठीक है, एक ये रेजिस्टेंस है, और ए और बी के बीच में हमारा लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ था। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। देखो करते क्या है, हम लोड रेजिस्टेंस को हटा देते हैं। ज़रा समझिएगा, दो तरीके होते हैं, किसी चीज़ को हटा दो और वो चीज़ गैप कर दो, वहाँ कुछ लगाओ ही नहीं,
तो उसको कहते हैं आपने ऑफ कर दिया, उसको सर्किट से हटा दिया। किसी चीज़ को हटा दो, उसको हटा दो, लेकिन एक तार ऐसे जोड़ दो, तो उसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। जैसे मान लिया आपने ये सेल लगाई, जैसे आपने नहीं, अगर सेल, यहाँ सेल थोड़ी लगी थी, यहाँ लोड लगा था, जैसे सेल है, सेल को आप हटा दीजिए, पूरा हटा ही दिया आपने, तो ये आपने ऑफ कर दिया ना, सर्किट ही ऑफ हो गया। आपने सेल को हटा दिया और तार ऐसे जोड़ दिया, मतलब सेल का काम खत्म कर दिया, लेकिन वो सर्किट कंप्लीट है, यानी सर्किट के रास्ते में सेल लगी थी उसे हटा दिया, तो उसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट करना। मतलब सर्किट कंप्लीट रखिए। जैसे एक पुल बना हुआ है किसी चीज़ को जोड़ने के लिए, नदी को जोड़ने के लिए, तो आप पुल को हटा दीजिए, डिस्कनेक्ट कर दीजिए, तो आपने रास्ते को ही ऑफ कर दिया। लेकिन आप उस पुल को हटा दीजिए, उसकी जगह पे आपने डंडा लगा दीजिए कि सब लोग ऐसे डंडे में खड़े खड़े होके जाओ, तो उसे कहेंगे आपने शॉर्ट सर्किट करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लोड रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। मतलब लोड रेजिस्टेंस हटाएंगे, लेकिन रास्ता नहीं बंद करेंगे, उस रास्ते में एक तार लगा देंगे। तो लिखिएगा शॉर्ट द लोड टर्मिनल्स ए बी, शॉर्ट द लोड टर्मिनल्स ए एंड बी। वी फाइंड द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यही हमको निकालना था। लोड ऑन द सोर्स मतलब होता है सोर्स को काम ज़्यादा करना पड़ रहा है। ठीक है भाई, मान लिया आपने, भाई आपको याद हो, अगर आपको मालूम हो, जैसे हम लोग जब इन्वर्टर लगवाते हैं तो कहा था इन्वर्टर वायर डाला हमने। इन्वर्टर वायर मतलब जिसका रेजिस्टेंस कम हो। अगर हाई रेजिस्टेंस डालोगे तो बैटरी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो हम ये कहेंगे कि बैटरी को ज़्यादा लोड लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो सिस्टम का पूरा रेजिस्टेंस किस पर पड़ेगा, लोड किस पर पड़ेगा, बैटरी पे पड़ेगा। ठीक है, इसलिए उसको लोड वर्ड यूज़ किया गया। ज़रा समझिएगा, हम करंट फिलहाल फ्लो नहीं करा रहे हैं। अगर हम करंट फ्लो कराते यहाँ से बैटरी से, तो करंट यहाँ पर आकर के दो भागों में ब्रेक हो जाती। मान लीजिए ये करंट I1 फ्लो होती, दिस शो ना करिएगा हमको समझाने के लिए, यहाँ पर ये करंट I फ्लो होती, यहाँ पर I1 हो जाती, यहाँ पर I2 हो जाती, और I2 आ करते यहाँ आती, यहाँ से I1 आती, यहाँ फिर I बन जाती, यही होता ना। तो यानी कि यहाँ इस पॉइंट पे करंट दो भागों में ब्रेक हो गई है, तो ये दोनों कायम हो जाएंगे पैरेलल में। यानी यहाँ पर R3 एंड R2, R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। तो अगर पैरेलल में हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ होगा। तो हमने मान लिया कि दियर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो हमने R4 मान लिया। तो R4 निकालने का तरीका क्या होता है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, R2 R3 अपान R2 प्लस R3। ठीक है, कहने का मतलब होता है कि इन दोनों तारों का मिला करके एक तार जिसका रेजिस्टेंस R4 है। यानी आपने कुछ ऐसा सर्किट को बना दिया, सर्किट अब ऐसा ना हो करके ये R4 ऐसे हो गया, ये R4 हो गया। ठीक है, अब तो करंट कहीं ब्रेक नहीं होनी है। तो R1 और R4 आर इन सीरीज, तो R1 एंड R4 आर इन सीरीज। तो इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो हमने मान लिया है R। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R4, यानी R1 प्लस R4 क्या है, R2 R3 अपान R2 प्लस R3। इसको फिलहाल R मान लो, R डैश मान लो, जो भी मानना हो। R कहीं यूज़ तो होने वाला है नहीं, कहीं रास्ते में R माने कहीं यूज़ होने वाला हो, फिलहाल R ही मान लो। इसको एलसीएम लो, क्या आएगा, R1 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये आएगा R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 अपान R2 प्लस R3। ये लोड रेजिस्टेंस टोटल आया। लोड तो लिखिए दिस इज द लोड ऑन सोर्स। क्वेश्चन नंबर इसको 2 डाल दीजिए। ठीक है, अब देखो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया, सब मिला करके R हो गया, और EMF E है, तो सर्किट में करंट कितनी फ्लो होगी, I। तो पहला स्टेप में आपने क्या निकाला, लोड रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम निकाला आपने। ठीक है, स्टेप 2 लिखिए, फाइंड द सोर्स करंट।
स्टेप 2 में फाइंड द सोर्स करंट। अब सोर्स करंट निकालने जा रहे हैं। जितनी देर में सब कहानी बताएंगे, एक्चुअली में देखिए होता क्या है कि ये तो कहानी प्रूफ करने के लिए बताई गई है। जो फार्मूला नॉर्टन साहब ने कहा था वो हम यूज़ कर देंगे। तो स्टेप 2 में क्या निकालेंगे? फाइंड सोर्स करंट। सोर्स करंट। जरा इस डायग्राम को पहले वाले को देखिएगा। टोटल ईएमएफ ई था, टोटल रेजिस्टेंस आर था, तो करंट कितनी हो जाएगी? आई बराबर ई अपान आर होगा ना। तो ई अपान और आर कितना निकला है आपका? R1 R2 R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 ही था ना, एक क्रम लिख दिया हमने। और अपान में जो लिखा वो क्या हो जाएगा? R2 प्लस R3। ये करंट निकल आई। इसको क्वेश्चन नंबर 3 डाल दीजिएगा। अब नॉर्टन ने तो कुछ और बताया था। नॉर्टन ने कहा था कि हम एक करंट लेंगे जिसको हम नॉर्टन करंट लिखेंगे। तो स्टेप 3 लिखिए, फाइंड नॉर्टन करंट। हैं, ये निकल आया ना। इतना ही तो, इतना निकालने में तो छींके निकल आएंगी पहले। इतना तो हम छोटे क्लास में निकालते थे। स्टेप 3 में करेंगे फाइंड नॉर्टन करंट। स्टेप 3 में फाइंड नॉर्टन्स करंट। हम नॉर्टन्स करंट IN निकालने जा रहे हैं। अब नॉर्टन करंट निकालने के लिए भी लोड रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दीजिएगा। तो लिखिएगा फॉर नॉर्टन करंट, या फिर लिखिए नॉर्टन करंट इज द करंट, नॉर्टन करंट इज द करंट दैट फ्लोज across the load resistance, that flows across the load resistance, load resistance. For for finding the Norton current, for finding the Norton current, the load resistance इट्स शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब लोड रेजिस्टेंस को कहेंगे बगल हटो, और बिना उसके हम सर्किट में करंट को फ्लो करा देंगे। इट्स शॉर्ट सर्किट, दैट्स वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड शॉर्ट सर्किट करंट। दैट्स वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड शॉर्ट सर्किट करंट ISC। इसको शॉर्ट सर्किट करंट भी कहते हैं। जहाँ भी कोई चीज़ शॉर्ट सर्किट करेंगे वहाँ नाम उसका शॉर्ट सर्किट में भी बनेगा। अब कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। ये एक सोर्स है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, एक और रेजिस्टेंस था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था। इसका नाम R1 है, इसका नाम R2 लिया है, इसका नाम R3 है। ये A और B के बीच में आपने क्या लगाया था? लोड। अब कहते हैं लोड को शॉर्ट सर्किट कर दो, यानी कि यहाँ पर केवल एक तार से इसको जोड़ दो, यहाँ कोई लोड नहीं लगाएंगे। ठीक है। अब देखो इसने जो करंट फ्लो करानी है वो I फ्लो करानी है ना। अभी करंट कितनी फ्लो हो रही थी? I। और यहाँ पर करंट दो भागों में ब्रेक हो गई, एक इधर एक इधर। जो इधर करंट जाएगी अल्टीमेटली रास्ते में कौन लगा होगा? रास्ते में लोड। वो तो कैलकुलेट करने के लिए आपने उसको हटाया था ना, तो लोड लगा होगा ना। तो इधर जो करंट जाने वाली है उसी को तो हम क्या कहेंगे? उसी को हम नॉर्टन करंट कहेंगे। उसी को हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए कैसे निकालें हम। नॉर्टन करंट निकालने के लिए ये रास्ता है ना, इसके लिए ये करंट भी मालूम होने चाहिए। किरचॉफ से लगा दें टफ हो जाएगा, तो हम करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे। यहाँ से टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है? I। यहाँ दो भागों में ब्रेक हो गई, एक इस रेजिस्टेंस में फ्लो हो रही है, यही लोड में फ्लो होगी, और ये R2 में फ्लो हो रही है। तो लिखिए टू फाइंड नॉर्टन्स करंट, नॉर्टन्स करंट वी अप्लाई करंट डिवाइडर रूल, वी अप्लाई
करंट डिवाइडर रूल, ये रूल आप पढ़ चुके हैं, ठीक। अब एक सेकंड का टाइम हम लिख रहे हैं, आप देखिएगा नहीं, अपने आप लिखिएगा। करंट डिवाइडर रूल के लिए हिसाब से नॉर्टन करंट को निकालो, नॉर्टन करंट की वैल्यू निकालिए करंट डिवाइडर रूल के हिसाब से। दिक्कत, हम वीडियो को रोक भी नहीं सकते हैं, रोकेंगे तो सिस्टम फिर ऑफ हो जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है? अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन अपोजिट रेजिस्टेंस प्लस करंट रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। भाई देखो, यहाँ पर टोटल करंट फ्लो हो रही है, यहाँ दो भागों में ब्रेक हुई, तो इसके हिसाब से ये अपोजिट हुआ ना, तो क्या लिखा जाएगा, R2 इंटू टोटल करंट अपान R2 प्लस R3। ये आपका करंट डिवाइडर रूल है। आई का मान निकाल चुके हैं, तो पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई, तो IN इज इक्वल टू R2 अपान R2 प्लस R3 इंटू आई का मान क्या निकला है? अब ये निकला कहाँ से आया? करंट की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, क्या निकाला है आपने? टोटल करंट E इंटू R2 प्लस R3 अपान R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। याद है, ये R1 प्लस R2 की वैल्यू कैंसिल हो गई, तो ये नॉर्टन करंट आ गई आपकी ER2 अपान R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। और आपका जो फार्मूला था नॉर्टन करंट लोड IL की वैल्यू जो आपने क्वेश्चन 1 में लिखी थी, जो निकालना था, वो था नॉर्टन करंट इनटू नॉर्टन रेजिस्टेंस अपान RN प्लस RL। याद है ना, यही थी क्वेश्चन 1 था। तो नॉर्टन करंट निकल आई ना आपकी, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। अब पहुँचे वहाँ पर, तो सब कुछ निकल आया, अभी कुछ बचा हुआ है, अभी नॉर्टन रेजिस्टेंस बचा हुआ है। भाई नॉर्टन करंट तो निकल आई, अब नॉर्टन रेजिस्टेंस बचा हुआ है, तो नोट करिए पहले। अगला स्टेप कौन होगा? ये स्टेप 3 था ना। स्टेप 4, फाइंड नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। क्या इससे बढ़िया तो फार्मूला, वो एक्चुअली नॉर्टन साहब ने ये रिजल्ट आपको दे दिया ना, क्या यूज़ करिए आप, वो तो आप रिजल्ट को प्रूफ कर रहे हैं। उन्होंने क्या थोड़ी देर कहा था आप प्रूफ करिए। अब US वगैरह में वो नहीं प्रूफ कराते हैं, वो कहते हैं डायरेक्ट यूज़ करिए, बोले वहीं एडमिशन ले लेते हैं। फिजिक्स में कम से कम, फिजिक्स फ्रॉम US प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। स्टेप 4, हमारा एक स्टूडेंट है, उसमें उसको भी क्लास लेते हैं, तो उसमें नो प्रूफ, थ्योरी इज़ देयर। हाँ थ्योरी, लेकिन उसमें बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो फाइंड नॉर्टन्स रेजिस्टेंस, हम RN की वैल्यू निकालते। अब तरीका क्या है ज़रा समझिएगा। लिखिए, इसमें हम क्या करते हैं, लिखिए, ओपन द लोड टर्मिनल्स A एंड B, ओपन द लोड टर्मिनल्स A एंड B and short circuit the electric cell, short circuit the electric cell, शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक सेल। अब बताओ, ओपन द लोड टर्मिनल का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है? दोनों का भी हम मतलब बता चुके हैं। मतलब शॉर्ट सर्किट का हमने किया है सेल को, और ओपन किया है हमने, तो ओपन का मतलब लोड को हटा दिया हमने, और लोड को हटा दिया है, और उस रास्ते में कुछ भी हमने जोड़ा भी नहीं है। ठीक है, हमें चलना इधर से पड़ेगा, लेकिन जो भी सिस्टम होगा इधर चलेंगे। और यहाँ पर इसमें हमने इसको हटा दिया है, लेकिन हमने शॉर्ट सर्किट किया है, मतलब यहाँ पर दोनों को तार से जोड़ दिया है, सेल को हटा दिया है। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब इस समय जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा वही आपका नॉर्टन रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, देखो कैसे निकलेगा। तो लिखिए, द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B,
द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी लिखो, ए बी, द रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी इज कॉल्ड नॉर्टन रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी इज कॉल्ड नॉर्टन रेजिस्टेंस, नॉर्टन रेजिस्टेंस आर एन लिख दीजिए, या इसको ओपन सर्किट रेजिस्टेंस, आर ओपन सर्किट रेजिस्टेंस, आर ओपन सर्किट है तो ओ एस लिख दीजिएगा, आर ओ एस, मतलब अगर आर ओ एस कहीं लिख करके आया हो तो कंफ्यूज ना होइएगा, आर ओ एस लिख करके आ सकता है। तो आर एन कैसे निकालें हम, ज़रा समझिएगा। अगर ए और बी के बीच में आपको रजिस्टेंस निकालना होगा तो ये रास्ता चुनना पड़ेगा ना। तो अगर करंट इधर से गई होगी तो यहाँ पर करंट दो भागों में ब्रेक हो गई होगी, नहीं ब्रेक हुई होगी, हम ब्रेक करेंगे नहीं, ये दो भागों में ब्रेक हो गई होगी, और उसके एक इधर गई होगी, किधर गई होगी, क्यों, और फिर करंट यहाँ आएगी लौट करके और यहाँ फिर मुलाकात उनकी हो जाएगी। तो उसमें कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है, R1 R2 पैरेलल में, उसके साथ R3 सीरीज में होगा। तो मैं अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rn निकालूं तो क्या मैं R3 प्लस R1 पैरेलल R2 लिख सकता हूँ ऐसे, मतलब R2 R1 पैरेलल का जो इक्विवेलेंट होगा उसके साथ R3 प्लस कर दें, तो ये हो जाएगा R3 प्लस, ये होगा R1 R2 अपान R1 प्लस R2। ये आपका नॉर्टन रेजिस्टेंस निकल आया। इसको एक क्वेश्चन नंबर अगला डाल दो, क्या बनेगा, 4 5 जो बनेगा, देखिए क्या होगा। तो नॉर्टन करंट आपको मिल गई, नॉर्टन रेजिस्टेंस मिल गया। तो लिखिए वी पुट द वैल्यू ऑफ आई एन एंड आर एन, वी पुट द वैल्यू ऑफ आई एन एंड आर एन इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट द लोड करंट आई एल इज इक्वल टू आई एन इंटू आर एन अपान आर एन प्लस आर एल। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक, न्यूमेरिकल भी डायरेक्ट यूज होता है ये। तो इसका लिखिए द इक्विवेलेंट सर्किट, सर्किट बनेगा कैसे, लिखिए द इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा कैसे। इक्विवेलेंट का मतलब आपने जो पहले सर्किट बनाया था ना, ये जो सर्किट पहले वाला बना था उसके इक्विवेलेंट नॉर्टन साहब ने जो बनाया उसके बारे में बात की जा रही है। तो इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब ये हुआ कि पहले आपका सर्किट ये था, ये सेल थी, ये एक रेजिस्टेंस था, एक ये रेजिस्टेंस था, एक ये रेजिस्टेंस था, और यहाँ पर आपने लोड रेजिस्टेंस जोड़ दिया था। R1 फिक्स था, R2 फिक्स था, R3 फिक्स था, लेकिन लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है। वेरिएबल होता है क्यों भाई, अरे भाई वहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस आप यूज़ करेंगे वो हमको नहीं मालूम ना, ये हमने इसके बीच में जोड़ा हुआ था, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनाया इन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि जितने भी सेल्स लगे हैं इनका एक करंट सोर्स बना दीजिए, ये करंट सोर्स है, इसका नाम दे दिया आई एन, यहाँ से जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी आई एन, और टोटल रेजिस्टेंस को उन्होंने कहा ये आर एन है, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस, दोनों पैरेलल में जोड़ दिए, और यहाँ पर आपने एक लोड जोड़ दिया उठा करके, लोड रेजिस्टेंस, और यहाँ पर जो करंट फ्लो रही है वो आई एल है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हम इस वाले फॉर्मूले से निकालें। तो ये नॉर्टन्स रूल है। तो कैसा लगा नॉर्टन्स थ्योरम, समझ में आ गई बात, बेकार सा लगा, ठीक है, हाँ, तो बेकार जितने भी ये आपने थ्योरम्स पढ़ी सब बेकार हैं, लेकिन इनको पढ़ने से ही लोग कार में चलेंगे, ठीक, तो इसे नोट कर लीजिए।